Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the gerund. As you can see on the top of the board, the heading, the gerund. So first of all, I would like to tell you what the gerund is. So the definition is, the gerund is the ing form of a verb which has the force of a noun as well as a verb. In Hindi we can say gerund verb की ing फॉर्म होती है जो नाउन साथ ही वर्ब, यानी कि वर्ब और नाउन दोनों के रूप में काम करती हो. तो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव मैं पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ. तो जीरंड और इन्फिनेटिव जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं. तो इन्फिनेटिव क्या समझाया था मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कभी कभी अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, ये इन्फिनेटिव होता है. और जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में काम करती है. तो ऐसे ही इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव भी अपना नाउन के रूप में काम करता है. तो इन्फिनेटिव और जीरंड काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं. तो both can be replaced by each other, means you can use the gerund in place of an infinitive and you can also use an infinitive in place of the gerund. मतलब gerund की जगह कई जगह gerund के स्थान पर infinitive यूज़ किया जा सकता है और कई जगह infinitive के स्थान पर gerund यूज़ किया जा सकता है. तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने जीरंड के आगे लिखा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में जीरंड के नीचे लिखा है वर्ब नाउन. तो मतलब जीरंड वर्ब का वो रूप होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का वो रूप होता है जो नाउन और नाउन के साथ साथ वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सके. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड. नंबर 1 इज़ स्विमिंग. Swimming is the best exercise. So the sentence number 1 written on the board is swimming is the best exercise. हिंदी क्या होती है इसकी कि तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम होता है. तो स्विमिंग को अंडरलाइन किया है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये हमारा स्विमिंग जो है जीरंड है और यहाँ पर ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है. स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज मतलब तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम होता है. तो यहाँ पे ये जो जीरंड है स्विमिंग, इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है. इसके साथ सेकंड सेंटेंस को अगर हम देखें, शी लाइक्स सिंगिंग. तो व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, सेकंड नंबर, शी लाइक्स सिंगिंग मतलब उसे गाना या गायन पसंद है. तो सिंगिंग जो जीरंड आया है, ये सिंगिंग जीरंड जो आया है ये हमारा नाउन का काम कर रहा है और अभी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लाइक्स ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्विमिंग का प्रयोग किया गया है. तो लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट सिंगिंग है. अब थर्ड नंबर के एग्जांपल को अगर गौर करें, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. सेंटेंस क्या लिखा है? आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग मतलब मुझे गाने का शौक़ है या मुझे गायकी का शौक़ है. तो इस थर्ड नंबर एग्जांपल में भी सिंगिंग जो जीरंड है इसका प्रयोग कैसे किया गया है? ये ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में. तो हम देख सकते हैं कि जीरंड जो है वो एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी लगता है. तो एग्जांपल नंबर 4 में अगर हम देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हैं शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. अब एग्जाम्पल नंबर 4 में आप गौर करें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. तो यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ईटिंग जो जीरंड हमारा है वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है. लेकिन आप साथ में गौर करें कि ईटिंग आइसक्रीम, तो यहाँ पर ये नाउन का तो काम कर ही रहा है, ईटिंग, और ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ईटिंग नाउन के साथ साथ यहाँ पे वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है.
तो वर्ब जो है, वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई वर्ब परफॉर्म की जाती है, तो यहाँ पर ये देखिए आप गौर से कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, मतलब वह आइसक्रीम खाने की शौकीन है। तो इस सेंटेंस में आइसक्रीम जो है ऑब्जेक्ट है। आइसक्रीम ऑब्जेक्ट के वर्ब के रूप में ईटिंग काम कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ से देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो ईटिंग जीरंड जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड ईटिंग आ रहा है, और ईटिंग यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रहा है, क्योंकि आइसक्रीम ऑब्जेक्ट के वर्ब के रूप में ईटिंग आ रहा है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, इन्फिनेटिव और जीरंड माने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं और दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, 8 में देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 आता है डाइंग इज़ बेटर देन बैगिंग। तो क्या लिखा है? डाइंग इज़ बेटर देन बैगिंग, मतलब मर जाना भीख मांगने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी सेंटेंस को जीरंड के बजाय इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देख सकते हैं टू डाई इज़ बेटर देन टू बैग। टू डाई इज़ बेटर देन टू बैग, मतलब इसका भी सेम सेंस है जो एग्जाम्पल नंबर 5 का सेंस निकल रहा था कि मर जाना भीख मांगने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में देखा कि वी कैन यूज़ एन इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ अ जीरंड, एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ अ जीरंड इन प्लेस ऑफ एन इन्फिनेटिव, मतलब हम इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड और जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपने एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में देखा। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। 7 में लिखा है टीच मी स्विमिंग। टीच मी स्विमिंग मतलब मुझे तैराकी करना सिखाइए। तो स्विमिंग जो है ये यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है। टीच मी स्विमिंग, स्विमिंग जीरंड नाउन के रूप में काम कर रहा है, साथ में ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है। और इस सेंटेंस में टीच मी स्विमिंग ये जो है इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। अलग अलग सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। तो टीच मी स्विमिंग जो है मुझे तैराकी करना सिखाइए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो टीच वर्ब है, इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है जो कि व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, और एक वस्तु के लिए या थिंग की कैटेगरी में मान लें तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्विमिंग है। तो इस 7th नंबर एग्जाम्पल में टीच मी स्विमिंग ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, टीच वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और स्विमिंग भी ऑब्जेक्ट है। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8। टीच मी टू स्विम। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 8 में? आप देख सकते हैं टीच मी टू स्विम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 में, मतलब मुझे तैराकी सिखाइए या मुझे तैरना सिखाइए। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 से भी ये हमारा शो हो रहा है कि वी कैन यूज़ एन इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ अ जीरंड, ऑल्सो वी कैन यूज़ अ जीरंड इन प्लेस ऑफ एन इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड और जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ जीरंड। जीरंड के क्या क्या प्रयोग होते हैं वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस नीचे वाले पोर्शन की तरफ आप गौर करें। ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ तक पूरा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए यूजेस ऑफ जीरंड, मतलब जीरंड के प्रयोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके पहले फर्स्ट हैव अ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। ये बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करके बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जीरंड के 2 यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं, 2 यूजेस यहाँ लिखे। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर गौर करें। जीरंड का जो पहला प्रयोग होता है वो नंबर 1 लिखा है मैंने, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या लिखा है? एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में
जीरंड काम करता है। तो एग्जाम्पल्स में हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर मतलब धूम्रपान यहाँ प्रतिबंधित है या धूम्रपान यहाँ निषेध है। तो स्मोकिंग जो है ये हमारा जीरंड है और ये इज़ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि रनिंग कीप्स अस फिज़िकली फिट। क्या लिखा हुआ है? रनिंग कीप्स अस फिज़िकली फिट मतलब दौड़ना हमें शारीरिक रूप से फिट बनाता है, सेहतमंद बनाता है। यानी दौड़ जो है, तो रनिंग जो है यहाँ पर ये दौड़ना या दौड़ नाउन के रूप में काम कर रहा है। और नाउन होने के साथ साथ ये रनिंग जो जीरंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाउन होने के साथ साथ अभी कीप्स वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो रनिंग कीप्स अस फिज़िकली फिट मतलब दौड़ हमें फिज़िकली फिट बनाती है। तो आपने देखा कि जीरंड जो है किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब इसके बाद सेकंड यूज़ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सेकंड नंबर लिखा हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो सेकंड यूज़ क्या है? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब मतलब किसी ट्रांजिटिव यानी हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती है वो ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया होती है। तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव काम करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर आप देख सकते हैं, स्टॉप लाफिंग। क्या लिखा है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा है, स्टॉप लाफिंग मतलब हंसना बंद करो। तो स्टॉप वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लाफिंग ये जो जीरंड है तो ये नाउन का काम कर रहा है, साथ ही स्टॉप वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जीरंड जो है किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग मतलब बच्चे खेलना पसंद करते हैं या बच्चे खेल पसंद करते हैं। तो ये प्लेइंग जो जीरंड है ये नाउन की तरह है और अभी लाइक ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, नाउ कम टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड वेयर आई हैव रिटन यूजेस नंबर 3 and 4 ऑफ जीरंड। तो जीरंड का यूज़ नंबर 3 जो है, जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मतलब किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड फंक्शन करता है। सो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय एग्जाम्पल नंबर 1 and 2। एग्जाम्पल नंबर 1 पे गौर करें, वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग मतलब हम इंतज़ार करते करते थक गए हैं। तो यहाँ पर टायर्ड के बाद ये जो ऑफ प्रीपोजिशन आया है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड वेटिंग लगा हुआ है। तो वेटिंग जो है यानी इंतज़ार करना या इंतज़ार, ये जीरंड है, नाउन के रूप में काम कर रहा है और अभी ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लग रहा है। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग का मतलब होता है हम इंतज़ार करते करते थक गए हैं। तो इन्फिनेटिव जो है जीरंड जो है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग। आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग मतलब मुझे फिशिंग मतलब मछली पकड़ना से बहुत घृणा है, मछली पकड़ने के काम से घृणा है। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये फिशिंग जो जीरंड है, फिशिंग आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है यानी जीरंड है और नाउन की तरह है और इसके साथ साथ टू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। आई हैव एन एवर्शन टू फिशिंग मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि मुझे फिशिंग या मछली पकड़ने के प्रति घृणा है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर 4 देखें, जीरंड का चौथा प्रयोग। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, तो व्हाट डज कॉम्प्लीमेंट मीन? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। ठीक है, तो लिखा है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब यानी किसी वर्ब के, किसी क्रिया के पूरक के रूप में भी
जीरंड काम करता है। तो यानी किसी अधूरी क्रिया के पूरक यानी अधूरी क्रिया को पूरा करने वाले के रूप में भी जीरंड हमारा काम करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पे आप गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ लाइंग। व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ लाइंग मतलब जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा घृणा करता हूँ वो है झूठ बोलना। तो यहाँ पर ये इज़ जो है हमारी वर्ब ये अधूरी थी और लाइंग झूठ बोलना। तो लाई का आईएनजी रूप ये जीरंड जो कि नाउन की तरह है, लेकिन ये इस वर्ब को इस जो इनकम्प्लीट वर्ब है इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में लाइंग जीरंड आ रहा है। तो जीरंड जो है हमारा किसी इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने वाला, ठीक है, मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, अधूरी वर्ब को पूरा करने वाला होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं आप सीइंग इज़ बिलीविंग। सीइंग इज़ बिलीविंग मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, देखे हुए पर ही विश्वास किया जा सकता है। या एक प्रोवर्ब होती है, एक मुहावरा होता है जो कि हर किसी ने सुना ही होगा, हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया इसका अर्थ होता है कि जब इंसान देखता है तो देखी हुई चीज़ पे ही विश्वास करता है, देखी हुई चीज़ पे ही विश्वास करता है। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, यहाँ भी बिलीविंग जो है बिलीव की आईएनजी फॉर्म, ये जो जीरंड है ये हमारा नाउन की तरह है और इस वर्ब को जो कि इनकम्प्लीट है, इस इनकम्प्लीट वर्ब को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो वर्ब को, इनकम्प्लीट वर्ब को पूरा करने वाली जो चीज़ होती है वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज़ अ थिंग विच कंप्लीट्स एन इनकम्प्लीट वर्ब। मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो किसी अधूरी वर्ब को पूरा करता है। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में मैं यहाँ तक का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके आगे अभी चूँकि टॉपिक लंबा है, जीरंड का टॉपिक अभी हमारा लंबा है और इसके रूल्स काफ़ी सारे हैं। तो इसके आगे के जो जीरंड से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो आई विल एक्सप्लेन दैम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग राय। In this video I am going to explain the gerund। इस वीडियो में मैं आपको gerund एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, in my previous video I have already explained what a gerund is and what its uses are। This video is gerund part 2। In this video I am going to explain some important rules pertaining to gerund। इस वीडियो में मैं आपको जीरंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम समझाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आई वुड लाइक टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द जीरंड फर्स्ट। अ जीरंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। इन हिंदी वी कैन से जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम करती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट जीरंड एंड इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव आर वेरी मच सिमिलर इन सेवरल एस्पेक्ट्स। तो कई पहलुओं में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जीरंड जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव जो होता है यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या विदाउट 2 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्फिनेटिव और जीरंड कई सारे पहलुओं में, कई सारे जगहों पर एक दूसरे के समान होते हैं। तो अपने पार्ट 1 में, मतलब जीरंड पार्ट 1 में मैं आपको जीरंड की डेफिनेशन और उसके यूजेस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जीरंड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर हेडिंग जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जीरंड कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट रूल्स में आए तो रूल नंबर 1 जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इतने पोर्शन को जूम कर देना जिसमें फर्स्ट वाला रूल क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, ऊपर कुछ कट तो नहीं रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्लियर दिख रहा है ना। तो आप देख सकते हैं रूल नंबर 1 में मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है वर्ब प्लस
जीरंड। तो ये रूल क्या है स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद फिर से एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसको कहते हैं? जीरंड को। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं विच आर फॉलोड बाय ओनली जीरंड एंड नॉट बाय टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो सम वर्ब्स आर फॉलोड ओनली बाय जीरंड मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट बाय टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। तो ये वो वर्ब्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखी हुई है। एडमिट मतलब स्वीकार करना या कबूल करना, अवॉइड मतलब टालना या बचना, कंसीडर मतलब मानना या समझना, डिले मतलब विलंब करना या देर करना, डिनाई मीन्स इनकार करना, डिटेस्ट मीन्स नफ़रत करना या घृणा करना, ड्रेड मीन्स भयभीत होना या डरना, डिसलाइक नापसंद करना, इन्जॉय मतलब आनंद लेना, फील लाइक मतलब मन करना या इच्छा होना, फिनिश मीन्स ख़त्म करना, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, मिस माने चूक जाना, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना या आदत में लाना, रिकॉल मीन्स याद करना या याददाश्त में लाना, रिसेंट मीन्स दुख करना या अफसोस करना, रिस्क माने खतरा मोल लेना या जोखिम मोल लेना, सजेस्ट मीन्स सुझाव देना। तो ये वो वर्ब्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वो वर्ब्स हैं दैट आर ओनली फॉलोड बाय अ जीरंड, ठीक है। तो ये वाली जो वर्ब्स आप देख रहे हैं इनके बाद सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव नहीं आता। तो एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं मैनी पीपल एन्जॉय ट्रैवलिंग। तो सेंटेंस क्या लिखा है बोर्ड पर मैंने? मैनी पीपल एन्जॉय ट्रैवलिंग। तो एन्जॉय ये वर्ब आई है, इसको अंडरलाइन किया है और ट्रैवलिंग को अंडरलाइन किया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करना, यात्रा करना को एन्जॉय करते हैं, यात्रा करने का आनंद उठाते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखा है बोर्ड पर, आई अवॉइड गोइंग आउट ऑन संडेज़। क्या लिखा है बोर्ड पर? आप देख सकते हैं आई अवॉइड गोइंग आउट ऑन संडेज़, मतलब मैं रविवार को बाहर जाना टालता हूँ या बाहर जाने से बचता हूँ, रविवार को कहीं भी बाहर जाना टालता हूँ। तो अवॉइड ये वर्ब है, इसके बाद अवॉइड भी इन्हीं वर्ब्स में शामिल है जिन वर्ब्स के बाद जीरंड आता है। तो अवॉइड के बाद भी गो का आईएनजी रूप लिखा है। इसके बाद आप एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हैं, ही फिनिश्ड राइटिंग। क्या लिखा है बोर्ड पर? ही फिनिश्ड राइटिंग। तो फिनिश वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, मतलब उसने लिखना समाप्त किया। एग्जाम्पल नंबर 4 आप देख सकते हैं, आई डिसलाइक स्पिटिंग ऑन रोड्स। क्या लिखा है? आई डिसलाइक स्पिटिंग ऑन रोड्स, मतलब मुझे सड़कों पर थूकना नापसंद है। ये एग्जाम्पल इसका हिंदी अर्थ होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ राइट हैंड साइड भी लिखा हुआ है। ये राइट हैंड साइड पोर्शन कवर हो रहा है? कवर हो रहा है ये पोर्शन? यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट एंड कोल्ड। क्या लिखा है बोर्ड पर? आप देख सकते हैं, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट एंड कोल्ड, मतलब मेरा कुछ ठंडा और मीठा, कोई ठंडी और मीठी जैसी चीज़ खाने का मन है। तो फील लाइक भी इन्हीं वर्ब्स में से है जिनके बाद जीरंड आता है। तो फील लाइक के बाद भी ईट का आईएनजी फॉर्म आया है। तो ये रूल को आप गौर से देख लें और ये वर्ब्स को आप गौर से देख लें कि दीज आर द वर्ब्स दैट आर फॉलोड ओनली बाय जीरंड, नॉट बाय इन्फिनेटिव। नाउ कम टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 वाले पोर्शन पे जूम करना कि ये वाला पोर्शन क्लियर दिखे थोड़ा, बस। रूल नंबर 2 पूरा दिख रहा है ना? पूरा दिख रहा है रूल नंबर 2? फ्रेम में पूरा कट तो नहीं रहा कुछ? पूरा दिख रहा है ना रूल नंबर 2? ठीक है। तो रूल नंबर 2 में आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, वर्ब प्लस जीरंड ऑब्लिक टू इन्फिनेटिव। इसका मतलब है कि देयर आर सम वर्ब्स दैट मे बी फॉलोड बाय अ जीरंड और बाय एन इन्फिनेटिव। मतलब इन हिंदी वी कैन से
कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है। तो ऐसी वर्ब्स ये लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिगिन माने शुरू करना या प्रारंभ करना, सीज़ मतलब बंद करना, रोकना या समाप्त करना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, हेट नफ़रत करना, लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब प्यार करना या बहुत ज़्यादा पसंद करना, प्रेफर मीन्स कोई दो वस्तुओं की तुलना में किसी एक को ज़्यादा पसंद करना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। स्टार्ट और बिगिन एक ही अर्थ है। तो यहाँ हियर आर सम एग्जाम्पल्स वर्कड आउट। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। इट बिगेन टू रेन मतलब क्या लिखा है बोर्ड पर? इट बिगेन टू रेन मतलब बारिश होने लगी। तो बिगेन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टू रेन लिखा है और बोर्ड पर ब्रैकेट में और लिख करके इट बिगेन रेनिंग भी लिखा है। मतलब एक जगह बिगेन के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है और इसी सेंटेंस को बिगेन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट बिगेन टू रेन का मतलब होता है बारिश होने लगी और इट बिगेन रेनिंग इसका भी मतलब होता है बारिश होने लगी। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। ही स्टार्टेड टू सिंग। ही स्टार्टेड टू सिंग और लगाकर लिखा है ही स्टार्टेड सिंगिंग। तो ही स्टार्टेड टू सिंग या फिर ही स्टार्टेड सिंगिंग, इन दोनों का एक ही मतलब होता है कि उसने गाना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद जीरंड या इन्फिनेटिव दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 को आप देखें। डू यू लाइक टू ज्वाइन अस और लगाकर हमने लिखा है डू यू लाइक ज्वाइनिंग अस। तो क्या सेंटेंसेस लिखें? डू यू लाइक टू ज्वाइन अस मतलब क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, या फिर डू यू लाइक ज्वाइनिंग अस तो क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स का एक ही मतलब है। सो कम टू द रूल नंबर 3। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, रूल नंबर 3. So you can see a structure written on the board: verb plus object plus gerund. It means there are some verbs that must take an object before the gerund. In Hindi we can say कि कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनको gerund से पहले किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती ही है, यानी कुछ वर्ब्स के बाद जीरंड आने से पहले ऑब्जेक्ट होता ही है। तो हियर आर सच वर्ब्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। कैच माने पकड़ना, डिस्कवर यानी खोजना, फील महसूस करना, फाइंड यानी खोजना, पाना, ढूंढना, हियर, लीव, नोटिस, ऑब्जर्व, ओवरहियर। ओवरहियर मीन्स छुप कर सुन लेना, सी, स्पॉट, वॉच। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ब्स दैट मस्ट टेक एन ऑब्जेक्ट बिफोर अ जीरंड. सो हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स. नंबर 1, आई फाउंड हिम स्टीलिंग मनी. जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है आई फाउंड हिम स्टीलिंग मनी, मतलब इसका हिंदी क्या होता है? मैंने उसे पैसा चुराते हुए देखा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड को मैंने अंडरलाइन किया है और एक नीचे की तरफ एरो लगाकर लिखा है वर्ब. तो ये फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड. उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम. आई फाउंड हिम मतलब क्या है? मैंने उसे पाया. ये हिम के नीचे अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट एरो लगाए और लिखा है ऑब्जेक्ट. तो ये हिम जो है ऑब्जेक्ट है. स्टीलिंग मतलब चुराते हुए, मनी. तो आई फाउंड हिम स्टीलिंग मनी मतलब मैंने उसे पैसा चुराते हुए पाया. तो फाउंड भी उन वर्ब्स में से है जिसके बाद जीरंड आने से पहले ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है. नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2. वी सॉ हिम थ्रोइंग स्टोन्स. वी सॉ हिम थ्रोइंग स्टोन्स मतलब हमने उसे, इसका हिंदी क्या हुआ इस सेंटेंस का? वी सॉ हिम थ्रोइंग स्टोन्स, हमने उसे पत्थर फेंकते हुए देखा. तो सॉ ये वर्ब है, इसके बाद हिम ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद जीरंड थ्रो की आईएनजी फॉर्म आई है. एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं दे कॉट हिम ब्रेकिंग द लॉक. क्या लिखा है बोर्ड पर आप देख सकते हैं? दे कॉट हिम ब्रेकिंग द लॉक मतलब उन्होंने उसे ताला तोड़ते हुए पकड़ा. तो कॉट ये
कैच की यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ब कैच स्टार्टिंग में ही दी है, तो कैच की सेकंड फॉर्म कॉट दी है। तो कॉट के बाद जीरंड आने से पहले कंपल्सरीली ऑब्जेक्ट लगा है, क्योंकि ये हमारा रूल ही ऐसा है कि ये सारी वर्ब्स ऐसी है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है और ऑब्जेक्ट के बाद जीरंड आता है। यहाँ पर राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है जीन ओवरहर्ड गॉल्टियर टेलिंग हिज वाइफ दैट ही हैड टू गो टू द मेयर्स हाउस। क्या लिखा है? जीन ओवरहर्ड गॉल्टियर टेलिंग हिज वाइफ दैट ही हैड टू गो टू द मेयर्स हाउस। तो ओवर हियर की सेकेंड फॉर्म ओवरहर्ड लिखा है, उसके बाद गॉल्टियर ये ऑब्जेक्ट आया है, फिर टेल की आईएनजी फॉर्म ये जीरंड आया है। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि जीन ने गॉल्टियर को अपनी पत्नी को ये कहते हुए छुप कर सुन लिया कि गॉल्टियर को मेयर के घर जाना था। तो गॉल्टियर को मेयर के घर जाना था, ये बात गॉल्टियर ने अपनी वाइफ से कही और इस बात को जीन ने छुप करके सुन लिया। ठीक है, तो नाउ कम टू रूल नंबर 4। हियर आई हैव रिटन अ स्ट्रक्चर वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स एज यू कैन सी प्लस जीरंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट मतलब है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ये बोर्ड पर लिखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद सीधे जीरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। आप देख सकते हैं वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, सीधे जीरंड आता है। तो देयर आर सम वर्ब्स दैट आर फॉलोड डायरेक्टली बाय अ जीरंड। ठीक है, दीज वर्ब्स डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट बिफोर द जीरंड। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके तुरंत बाद जीरंड लगता है। ये वर्ब्स जीरंड के पहले ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो ये वर्ब्स आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखिए। एडमिट माने स्वीकार करना, एडवाइज़ सलाह देना, कंसीडर समझना या मानना, कंटिन्यू जारी रखना, एंजॉय आनंद लेना, डिले विलंब करना, डिनाई इनकार करना, डिज़र्व माने योग्य होना, एस्केप माने बच निकलना, फेस यानी सामना करना, फिनिश मीन्स ख़त्म करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, प्रपोज माने प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव देना, पुट ऑफ यानी स्थगित कर देना या उतारना, सजेस्ट यानी सुझाव देना। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिनके तुरंत बाद सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड आती है। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जूम पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा है डिस्पाइट हिज इंजरी ही कंटिन्यूड प्लेइंग। तो कंटिन्यू ये वर्ब है, इसको अंडरलाइन किया है और इसके बाद इसके तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आ रही है। तो सेंटेंस क्या लिखा है मैंने? डिस्पाइट हिज इंजरी ही कंटिन्यूड प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है कि अपनी चोट के बावजूद उसने खेलना जारी रखा। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। ही एडमिटेड स्टीलिंग मनी। तो एडमिट ये वर्ब को अंडरलाइन किया है और इसके तुरंत बाद जीरंड आया है स्टील यानी चुराना, इसकी आईएनजी फॉर्म। तो ये अंडरलाइन किया है मैंने एडमिट को और स्टीलिंग को, मतलब एडमिट के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जीरंड आया है। तो ही एडमिटेड स्टीलिंग मनी, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? उसने पैसा चुराना स्वीकार किया। इसके बाद नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। आई फॉरगॉट बाइंग वेजिटेबल्स। क्या लिखा है? आई फॉरगॉट बाइंग वेजिटेबल्स। तो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, इसके तुरंत बाद बाय माने खरीदना, बाय की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आया है। आई फॉरगॉट बाइंग वेजिटेबल्स, इसका अर्थ क्या होता है कि मैं सब्जियां खरीदना भूल गया। और फोर्थ वाला लास्ट एग्जांपल है ही डिनाइड बोरोइंग मनी। क्या लिखा है? ही डिनाइड बोरोइंग मनी, मतलब उसने पैसा उधार लेना इनकार किया, मतलब उसने पैसा उधार लिया है इस बात से उसने इनकार किया। तो डिनाई वर्ब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखी थी, सॉरी इस वाले रूल में हम तो रूल नंबर 4 में। तो डिनाई वर्ब जो लिखी है, डिनाई की सेकंड फॉर्म डिनाइड है। ही डिनाइड बोरोइंग मनी, मतलब उसने पैसा उधार लेने वाली बात से इनकार किया। तो ये हमारे आज के इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड 4 important rules of the gerund. In my next video means gerund part 3, I will explain the other important rules of gerund. So students, if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. Thanks.
Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain some important rules of the gerund. Students, in my previous two videos, means gerund part 1 and the gerund part 2, I have already explained what a gerund is and what its uses are. So in this video means gerund, as you can see on the board, the gerund part 3, I am going to explain some important rules of gerund. In my previous video, the gerund part 2, I have already explained 4 important rules of gerund. In this video, I am going to explain rule number 5, 6 and 7. So first of all, I would like to repeat the definition of the gerund. The gerund is the ing form of a verb which has a force of a noun as well as a verb. In Hindi we can say gerund वर्ब की ing फॉर्म होती है जो कि नाउन साथ ही वर्ब इन दोनों के रूप में काम करती है. ये मैं आपको अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में gerund पार्ट 1 और gerund पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो in this video I am going to explain rule number 5, 6 and 7. So let us have a look at rule number 5. On the top of the board you can see over here verb plus you can see a structure written by me. आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये रूल नंबर 5 में. तो ये स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले तो कि रूल क्या है कि देयर आर सम वर्ब्स दैट मे और मे नॉट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर अ gerund. इन हिंदी वी कैन से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद gerund आने से पहले ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता. तो इसको इस वाक्य रचना के रूप में लिखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ब प्लस फिर ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इस तरह से लिखा है. तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो आप देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, राम. तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस लिखे गए हैं. ऊपर वाली लाइन में जो पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे गए हैं और ये नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स. यहाँ पर इट्स होना चाहिए, इट्स, देयर और ये राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, राम्स. तो ऊपर वाली लाइन में एक नाउन भी है राम, ये नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है अभी. और नीचे वाली लाइन में राम्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में. और बाकी जितने भी हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो ऊपर वाली लाइन में जो आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव रूप लिखे गए हैं. और नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के कौन से रूप होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले रूप होते हैं. तो यहाँ पे आप ये वर्ब्स देख सकते हैं. ये वर्ब्स जो मैंने बोर्ड पे लिखी है यहाँ पर जो मैं अपने हाथ से इशारा कर रहा हूँ कांट स्टैंड से लेकर यहाँ तक ये 1, 2, 3 लाइंस में जो वर्ब्स लिखी हैं ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. ठीक है, यदि आता है ऑब्जेक्ट तो इन रूपों में आएगा. पर्सनल प्रोनाउंस के या तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ऊपर वाले रूपों में या पर्सनल प्रोनाउंस के पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में आएगा. ठीक है, और इसके बाद प्लस लगाकर gerund लिखा है कि इस ऑब्जेक्ट के बाद gerund आती है. तो लेट अस हैव अ लुक एट द वर्ब्स विच हैज़ सच स्ट्रक्चर. मतलब ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आप देखें, गौर से देखें कि इन वर्ब्स के पास ऐसी वाक्य रचना ये जो लिखी हुई है ये वाक्य रचना इन वर्ब्स में बनती है. तो सबसे पहले कांट स्टैंड. कांट स्टैंड मीन्स बर्दाश्त नहीं करना या सहन नहीं करना. डिटेस्ट नफ़रत करना, डिसलाइक नापसंद करना. ड्रेड मीन्स भयभीत होना. इनविसिज, इनविसिज माने सामना करना,
या परिकल्पना करना, हेट, इमेजिन, लाइक, लव, माइंड। माइंड के आगे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। तो माइंड अगर ये वर्ब जो आएगी तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगी या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगी। मिस, रिकॉल, रिग्रेट, रिमेंबर, रिस्क, रिसेंट, स्टार्ट, स्टॉप। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वो वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता, फिर जीरंड आती है। ठीक है, और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो किस रूप में आएगा, इन रूपों में आएगा। पर्सनल प्रोनाउंस के या तो ऊपर वाले ये ऑब्जेक्टिव रूप होंगे और या फिर पर्सनल प्रोनाउंस के ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले रूप भी हो सकते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल्स दैट हैव बीन वर्ब्ड आउट ऑन द बोर्ड। तो ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। नंबर 1 को आप देख सकते हैं, आई कांट स्टैंड हिम, ऑब्लिक लगाकर हिज लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कांट स्टैंड हिम ऑब्लिक हिज। ऑब्लिक लगाने का मतलब है कि ये या ये यानी यहाँ पर हिम या हिज दोनों में से कोई भी आ सकता है। टॉकिंग और उसके बाद फिर टॉक की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आया है, सो लाउड टू मी। तो सेंटेंस क्या लिखा है, आई कांट स्टैंड हिम या हिज टॉकिंग सो लाउड टू मी। क्या लिखा है, आई कांट स्टैंड हिम या हिज टॉकिंग सो लाउड टू मी। तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे उसका मेरे से इतनी तेज़ या इतनी ऊंची आवाज़ में बात करना सहन नहीं होता, यानी मैं उसके द्वारा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात किया जाना सहन नहीं कर पाता। सेकंड एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें, आई रिमेंबर यू या फिर योर, तो यू की जगह योर भी लगा सकते हैं, यू या योर। बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, तो एग्जांपल क्या लिखा है, आई रिमेंबर योर बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल या फिर आई रिमेंबर यू बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे तुम्हारी पहली मोटरसाइकिल ख़रीदना ध्यान है, यानी तुमने जब अपनी पहली मोटरसाइकिल ख़रीदी थी वो बात मुझे ध्यान है। इस सेंटेंस का ऐसा अर्थ होता है। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे अपन गौर करें, शी डजंट लाइक मी या माई, तो यहाँ पर मी या माई दोनों में से कोई भी आ सकता है। टॉकिंग टू यू, तो सेंटेंस क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, शी डजंट लाइक मी और माई टॉकिंग टू यू। क्या लिखा है आप बोर्ड पे देख सकते हैं, शी डजंट लाइक मी टॉकिंग टू यू, या फिर हम ये भी कह सकते हैं शी डजंट लाइक माई टॉकिंग टू यू। तो इस थर्ड नंबर वाले एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होता है कि उसे मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं आता, यानी वह मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आप देखें, नोबडी लाइक्स यू या योर, यू या योर में से यहाँ कोई भी आ सकता है। इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस, तो क्या लिखा है एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स यू इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, नोबडी लाइक्स योर इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस। इसका हिंदी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दूसरे लोगों के कामों में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं गौर से, ये वो वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के बाद जीरंड के आने से पहले ऑब्जेक्ट, जैसा कि ये ब्रैकेट में है, तो इन वर्ब्स के बाद जीरंड आने से पहले ऑब्जेक्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, और लगेगा तो कैसे लगेगा, पर्सनल प्रोनाउंस के या तो ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव रूप होंगे या फिर पर्सनल प्रोनाउंस के ये नीचे वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले रूप होंगे। इसके बाद नाउ कम टू आवर नेक्स्ट रूल विच इज़ रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 6 में मैंने लिखा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वर्ब प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि देर आर सम वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इन हिंदी वी कैन से कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बोर्ड पर लिखा भी है, रूल नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ऐसी वर्ब्स जो हैं, ऐसी वर्ब्स आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखी हुई हैं कि एडमिट मीन्स स्वीकार करना या कबूल करना, डिनाई मतलब इनकार करना, फॉरगेट माने भूलना, रिकॉल माने याद करना, रिग्रेट माने अफसोस करना या दुख करना, रिमेंबर
यानी याद रखना या याद करना। तो अब एग्जाम्पल्स पर अगर गौर करें, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई नाउ रिग्रेट हैविंग बॉट दिस मोटरसाइकिल। क्या लिखा है? आई नाउ रिग्रेट हैविंग बॉट दिस मोटरसाइकिल। तो इसका हिंदी क्या होता है कि अब मुझे इस मोटरसाइकिल को ख़रीदने का अफसोस होता है, यानी मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने ये मोटरसाइकिल क्यों ख़रीदी। आई नाउ रिग्रेट, तो रिग्रेट उन वर्ब्स में से है जिसके बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई नाउ रिग्रेट, रिग्रेट के बाद हैविंग लगाया है और बाय माने ख़रीदना, तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट का प्रयोग किया गया है। आई नाउ रिग्रेट हैविंग बॉट दिस मोटरसाइकिल, मतलब मुझे अब इस मोटरसाइकिल को खरीदने का अफसोस होता है। सेकंड एग्जांपल पे आप गौर करें, ही डिनाइड हैविंग स्टोलन एनी मनी। तो क्या है, आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल रूल नंबर 6 में, ही डिनाइड हैविंग स्टोलन एनी मनी, मतलब उसने कोई भी पैसा, कुछ भी पैसा चुराना, इस वाली बात से इनकार कर दिया। तो डिनाई भी इन वर्ब्स में है जिसके बाद हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो हैविंग के बाद स्टील माने चुराना होता है, STEAL स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन आई है। ठीक है, यहाँ नीचे का क्लियर दिख रहा है बेटा? ठीक। रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखें, ही एडमिटेड हैविंग ब्रोकन द फर्नीचर। क्या लिखा है? आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, ही एडमिटेड हैविंग ब्रोकन द फर्नीचर, मतलब उसने फर्नीचर को तोड़ने वाली बात स्वीकार करी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 7 पर। सो in rule number 7(2) I have written a structure. As you can see here on the board, I have written the structure verb plus object plus gerund. Gerund means ing form of verb, oblique लगा हुआ है bare infinitive. Bare infinitive means first form of verb. It means there are some verbs that are followed by an object plus either a gerund or a bare infinitive. I repeat the whole rule. There are some verbs that are followed by object plus either a gerund or a bare infinitive. In Hindi we can say कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो जीरंड आता है, मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और या फिर जीरंड नहीं आता, उसके बदले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ऐसी वर्ब्स जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं वो वर्ब्स ये बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फील माने महसूस करना, हियर सुनना, नोटिस माने गौर करना, ध्यान देना, ऑब्ज़र्व का भी मतलब होता है गौर करना, अवलोकन करना, ओवर हियर यानी छुप कर सुन, लुक छिप कर सुनना, सी माने देखना, वॉच माने भी देखना। तो ये वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आने के बाद या तो जीरंड आता है, मतलब या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, या फिर वो आती है। तो अब एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ आईएनजी फॉर्म और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब इस पैटर्न में जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद या तो जीरंड आता है या बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो जीरंड के होने पर या फिर जीरंड की जगह बेयर इन्फिनेटिव होने पर देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा वाक्य के अर्थ में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो यहाँ हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1 लिखा है आई हर्ड दिस डॉग बार्किंग मोस्ट ऑफ द नाइट। तो क्या लिखा है आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आई हर्ड दिस डॉग बार्किंग मोस्ट ऑफ द नाइट। इसका मतलब है कि मैंने इस कुत्ते को रात में ज़्यादातर समय भौंकते हुए सुना। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हर्ड के बाद जब ऑब्जेक्ट आया दिस डॉग और उसके बाद जीरंड आया है बार्क में आईएनजी, इससे ये पता चलता है कि क्रिया
किसी एक निश्चित समय अवधि के अंदर बार बार रिपीट हुई। तो सेंटेंस क्या लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्किंग मोस्ट ऑफ द नाइट, मतलब मैंने इस कुत्ते को ज़्यादातर रात के समय में, रात में ज़्यादातर समय भौंकते हुए सुना, यानी वो भौंकने का काम उसका बार बार हुआ। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्क। क्या लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्क। इसका भी मतलब ये होता है हिंदी में कि मैंने इस कुत्ते को भौंकते हुए सुना। लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक बार वो भौंक रहा था, एक बार उसने भौंका और वो मैंने सुना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर गौर करें, आई सी हर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। क्या लिखा है, आई सी हर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। तो यहाँ पर सी वर्ब के बाद हर ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद थ्रो की आईएनजी फॉर्म थ्रोइंग यानी जीरंड आई है। तो सेंटेंस क्या लिखा है, आई सी हर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। तो इसका हिंदी क्या होता है, मैं उसे सड़क पर कचरा फेंकते हुए देखता हूँ। तो इससे पता चलता है कि ये उसके द्वारा सड़क पे कचरा फेंके जाने का काम अक्सर होता है, बार बार होता है, रिपीट होता है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर आप इस तरह से लिखते हैं, आई सॉ हर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। क्या लिखा है बोर्ड पर, आई सॉ हर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्रिया जो है वो एक बार घटित हुई है। तो इसका हिंदी क्या बनता है, आई सॉ हर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, मैंने उसे सड़क पर कचरा फेंकते हुए देखा। मतलब कि उसने एक बार कचरा फेंका होगा और वो उस एक बार ही उसके कचरे फेंकने के समय मेरा उसको देखना हुआ। ठीक है, तो उसके द्वारा कचरा फेंकने का काम एक बार हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख सकते हैं, आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग द हाउस। क्या लिखा है बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर 5 में, आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग अ हाउस। मतलब इसका हिंदी क्या होता है कि मैं उन्हें एक मकान बनाते हुए देख सकता था। तो इससे ये पता चलता है कि आई कुड सी देम बट नॉट, आई कुड सी सम ऑफ द एक्शन बट नॉट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। मतलब मैं उस क्रिया का कुछ भाग, वो जो काम हो रहा था उसके कुछ भाग को देख सकता था, ना कि उस काम को शुरू से लेके अंत तक। तो आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग द हाउस। सेंटेंस क्या लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूँ, आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग द हाउस। मतलब मैं उन्हें मकान बनाते हुए देख सकता था, यानी कि मकान बनते हुए जब बन रहा था तो थोड़ा बहुत बनने का काम देखा होगा। ठीक है, ना कि काम शुरू होने से लेके अंत तक। लेकिन अगला सेंटेंस जो आता है, आई वॉच्ड हर क्लाइंब थ्रू अ रोप। तो ये वॉच वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हर है और उसके बाद बेर इन्फिनेटिव लिया गया है क्लाइंब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिना टू के है तो बेर इन्फिनेटिव है। आई वॉच्ड हर क्लाइंब थ्रू अ रोप। सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, आई रिपीट द होल सेंटेंस, आई वॉच्ड हर क्लाइंब थ्रू अ रोप। मतलब मैंने उसे रस्सी के सहारे, रस्सी के माध्यम से ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि आई वॉज एबल टू वॉच द होल एक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मतलब मैं पूरे एक्शन को, पूरे कार्य को देख सकता था शुरुआत से लेकर एंड तक। तो आपने देखा ये वो वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो जीरंड आ सकता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और या फिर उस जीरंड के बदले में बेर इन्फिनेटिव आ सकता है अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, जिसे हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये वो वर्ब्स हैं, फील, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, ओवर हियर, सी, वॉच, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इन वर्ब्स के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद जीरंड आने पे सेंटेंस का सेंस कुछ और हो सकता है, और बेर इन्फिनेटिव आने पे इनका सेंस कुछ और हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक एक्सप्लेन करूँगा, इससे आगे का मैं कंटिन्यू रखूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स।